Hey, how are you? I hope you're doing well. So today we are taking the new chapter from the biology. Its name is heredity and evolution. तो बच्चों हम एक बात बताना चाहेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ शुरू करने से पहले कि ये जो चैप्टर है कुछ बोर्ड्स में जो इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हो रहा है हेरिडिटी और कुछ बोर्ड्स में जो है दोनों टॉपिक आ रहा है। तो अगर सिर्फ आप ऐसे बोर्ड से स्टडी करो लाइक एमपी बोर्ड और कुछ बोर्ड्स में ऐसा है जहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी ही पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ फर्स्ट वीडियो वॉच करना है। और जिन बच्चों का दोनों ही टॉपिक आ रहा है लाइक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड तो वहां पर बच्चों आप लोगों को दोनों ही टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों हम इसी पर्पज से दो पार्ट में शूट करेंगे जिससे कि आप लोगों को स्टडी पर्पज से कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आप लोग हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना करवाएं। और बहुत ही जल्दी ये जो 10th की सीरीज है ओवर होने वाली है। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है केमिस्ट्री और बायो की सीरीज जो कि 12th क्लास है बोर्ड उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डेली डिले के चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को प्रीवियस थोड़ा बहुत नॉलेज है। ओके सबसे पहले इन वर्ड्स के मीनिंग समझ एक हेरिडिटी होता क्या है। ओके तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने एक वर्ड सीखा था इनहेरिटेंस जिसको कि अभी हम डिस्कस इनहेरिटेंस से ही हेरिडिटी बना है। क्या होता है हेरिडिटी समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट लाइक ये पेरेंट है ओके इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनी है ओके तो इनके डीएनए का इनके जीन्स का किसी नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में आना वो कहते हैं इनहेरिट होना। और इसी को बच्चों हम लोग इनहेरिडिटी बोलते हैं। इसी की वजह से हम ऑफस्प्रिंग के पास हमारे बेसिक बॉडी फंक्शन लाइक हैंड आपके लेग्स आईज नोज लगभग सारे ह्यूमंस के एक जैसे ही होते हैं। तो ये इनहेरिडिटी की वजह से ही होता है और इसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स बोलूं तो कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ट्रांसफर होना यह कहला रहा आपका इनहेरिटेंस और इसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स क्या है कि ये ट्रांसमिशन या ट्रांसफर है कैरेक्टर का पेरेंट्स से किसको ऑफस्प्रिंग को। ओके अब जो हमारा सेकंड वर्ड था इवोल्यूशन वो क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। ओके सो ये एक चेंज है जो स्पीसीज में सेवरल जनरेशंस के बाद आता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जो डीएनए जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना या जो जीन्स ट्रांसफर तो उसमें ओवर द टाइम पीरियड स्लोली कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं। ओके और ये वेरिएशन बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बाद जनरेशन में शो होने लगते हैं। ओके तो इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोल रहे हैं। इवोल्व होना है ना ऑर्गेनिज्म का और ज्यादा अपडेटेड होना। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं आपकी जीनोटाइप्स भी उसमें मैटर करेगा और फिनोटाइप भी सेम टाइप पर मैटर करेगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते इस पर भी बच्चों हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके अब हम समझते हैं कुछ बेसिक फीचर्स इनहेरिटेंस के। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट्स बच्चों होंगे क्रिस्टल क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। ओके ये हमको सभी पता है कि जो मेन कैरेक्टर हमारे प्रीवियस जनरेशन से मिला है तो हम सभी ह्यूमंस की बॉडी डिजाइन लगभग सेम ही है ना। सिर्फ 2 हैंड्स होंगे 2 लेग्स होंगे 2 आईज होगी नोज ईयर्स इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं किसी के पास 3 लेग्स है या किसी के पास बच्चों जो है आपके 3 आईज आ जाएगी या 1 आई ही होगी है नहीं होगा ना। तो ये एक बेसिक जो फंडामेंटल बॉडी फंक्शन है बॉडी डिजाइन है सबसे पहले तो वो आगे से आगे ट्रांसफर होती है ठीक है। और इसमें कुछ न्यूली कैरेक्टर डिफरेंसेस भी आएंगे। मीन्स पहले भी बात की हमने कि जीन्स में वेरिएशंस आएंगे जब डीएनए की कॉपीज होगी तो जीन्स में वेरिएशंस आएंगे और ये वेरिएशन बहुत टाइम के बाद बहुत जनरेशन के बाद कहीं ना कहीं जनरेशन में दिखने लगेंगे। आगे बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी कि ये वेरिएशंस बहुत कम आते हैं क्योंकि वहां पर जस्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की क्लोनिंग होती है क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट का पार्ट ले रहा है तो डीएनए में वेरिएशंस आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करें तो बच्चों वहां पर डीएनए में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम होगी। आगे समझते
द वेरिएशन स्पीसीज हैव नो इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट। तो ये भी बताया कि अगर वेरिएशंस आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आए वो सारे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेंगे। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस नहीं कर पाए, तो वो ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम पीरियड इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स के साथ हुआ है। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स को भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग खुद के अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इवोल्यूशन होने के बाद वेरिएशन आने के बाद भी प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है चेंजेस आपको देखने को मिले, बट वो ऑर्गेनिज्म सारे ही बने रहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एक्सटिंक्ट भी होंगे क्योंकि सारे वेरिएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन नेचर बेसिक डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। एग्जांपल बैक्टीरिया कैन व्हाइट वन शीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। ओके, तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमको पता है कि ये इनमें मॉडिफिकेशन हो चुके, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये कि सारे ही बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सारे ही लो पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जो इवॉल्व हो गए इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिन्होंने अपने चेंजेस लेकर आ गए, वो एनवायरनमेंट में बने रहेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पर नहीं बचेंगे। अब ये सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन्वायरमेंट सिलेक्ट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके साथ रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। पहली शर्त ये, जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होंगे, चेंज कर लेंगे, इन्वायरमेंट अपने आपको ढाल लेंगे, वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में बने रहेंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, अपने चेंजेस नहीं ला पाएंगे, वो इन्वायरमेंट में ज्यादा टाइम तक बने नहीं रह पाएंगे। ओके, अब आप लोग एक चीज देखिएगा कि हमको हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर मिला, हम इनहेरिट हुए हैं ना, हमको डीएनए मिला, तो क्या हम हमारे पेरेंट्स से 100% हूबहू कॉपी है क्या, या कुछ चेंजेस है हमारे फेस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा बॉडी की हाइट, हेयर का कलर, ये चेंजेस ही होंगे ना, सारा एक जैसा होगा ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए की कॉपीज तो हो रही है बेसिक इनहेरिट तौर पर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आ रहे हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस ऑर्गेनिज्म में देखने को हमको मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। ओके, जैसे एक बात करते हैं, एक ये बच्चा है कोई जिसको अपने पेरेंट्स से सभी बेसिक फीचर मिले हैं जो उसके पेरेंट्स से उसको लगभग मिलाते हैं, पर आप एक चीज देखोगे, बहुत बेसिक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट वेरिएशन। एग्जांपल वेरिएशन ईयर लोब, ये एक ईयर लोब होता है आपका, इसके बारे में बात करें। अब ये एक वेरिएशन है जिसमें दो कीवर्ड हमको अभी समझा जाओ, एक होता है आपका डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है आपका रिसेसिव ट्रेट। अब ये है क्या, ध्यान समझे। मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई जीन है, कोई डीएनए है जो कि इस ईयर लोब को आपको फ्री रखता है, और एक एक और जीन है उसी काम करता है, वो ईयर लोब को बॉडी से अटैच करके रखता है। ओके, तो डोमिनेंट का मतलब है कि दोनों ही कैरेक्टर ईयर लोब के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कैरेक्टर दिखेगा हमको, जो कैरेक्टर सामने आ रहा है वो डोमिनेंट होगा, और जो कैरेक्टर दूसरे को सप्रेस कर दिया वो कैरेक्टर होगा हमारा रिसेसिव। यानी दो कैरेक्टर है, दोनों में से जो स्ट्रोंगर होगा, जो अपने से कम स्ट्रोंग को दबा देगा और उसको शो नहीं होने देगा, वो कैरेक्टर जो शो नहीं हो रहे वो रिसेसिव कहलाएंगे, और जो कैरेक्टर सामने आया है उसको हम डोमिनेंट बोले। जैसे ईयर लोब हम देखेंगे कि ये वेरिएशन से कुछ ऑफस्प्रिंग में 90% में इस टाइप से होगा, जबकि कुछ पर्सन में ये ईयर लोब डायरेक्टली आपकी बॉडी से अटैच्ड होगा। ओके, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ये दबा हुआ दिख नहीं रहा है, और जो मैक्सिमम पीपल्स में आ रहा है वो हो गया आपका डोमिनेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। एक बार सुनिएगा कि ये कैरेक्टर है आपका जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में आपको दिख रहा है ना, वो हो गया डोमिनेंट। और जो दबा हुआ है जिसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो हो जाएगा आपका रिसेसिव कैरेक्टर। इस पर और बात करने वाले हम लोग आगे। जैसे कि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ग्रोगर जॉन मेंडल, इन्होंने बहुत सालों तक अपने एक्सपेरिमेंट किए इसी इनहेरिटेड के ऊपर, और अपने बहुत सारे रिजल्ट इन्होंने दिए। क्या चेंजेस हुए, क्या इन्होंने देखा, उस पर भी बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने अपने सबसे पहली बात पेरेंट्स से कैरेक्टर इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग को। ओके, दूसरी बात
कुछ ना कुछ वेरिएशन जब डीएनए की कॉपी बन रही है तो होंगे ही होंगे, और ये वेरिएशन बहुत टाइम के बाद ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कोई वेरिएशन मान लेते हैं, हम एक कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर है बॉडी की हाइट को लेकर, ठीक है, हाइट ज्यादा होगी या शॉर्ट होगी, तो उसके लिए हम लोग पी प्लांट के एक बेसिक से एग्जांपल से बच्चों बात करेंगे, जिससे कि हमको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि मेंडल ने कैसे इस चीज को, इस थीसिस को प्रूव किया। बात करते हैं इसके बारे में हम। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इस पी प्लांट से हम लोग देखते, ध्यान से समझते। सबसे पहले इन्होंने जिस कैरेक्टर के ऊपर काम किया वो थी प्लांट की हाइट। क्या थी? प्लांट की हाइट के ऊपर इन्होंने काम किया मेंडल ने। चलिए इसको समझ। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट की कुछ ऐसे स्पीसीज के प्लांट लिए जिनकी की हाइट टॉल थी, जिसको हमने नो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, और कुछ ऐसे प्लांट लिए जिनकी की हाइट शॉर्ट थी, जिन प्लांट को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, जब इन दोनों को मिक्स किया गया और एक न्यू स्पीसीज हमको देखने को मिली, फर्स्ट F2 जनरेशन, ठीक है, ये F1 F2 का मतलब फिलियल, यानी जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, वो आप ध्यान दीजिए। F1 का मतलब, F का मतलब फिलियल यानी जनरेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो क्या किया कि मेंडल ने हाइट कैरेक्टर को लिया और कुछ टॉल प्लांट को लिया और कुछ शॉर्ट को लिया। जब इनके मिक्स से फर्स्ट स्पीसीज हमारी बनी, ये F1 जनरेशन जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये F1 जनरेशन। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए, यानी एक इसका लिया और एक इसका लिया, दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए। पर F1 जनरेशन में सारे ही प्लांट बच्चों आपके टॉल बने। क्या बने? टॉल प्लांट बने सारे। तो अब इस चीज से आप बताओ मेरे को, इसमें डोमिनेंट कौन होगा? तो डोमिनेंट जो होगा टॉल प्लांट होगा, और रेसेसिव कौन होगा? आपका शॉर्ट प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि टॉल प्लांट ने शॉर्ट प्लांट के सारे कैरेक्टर को जो है वो दबा दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट F2 जनरेशन की बात करते हैं कि जब इन प्लांट्स का हमने फिर से क्या हुआ, आपका रिप्रोडक्शन करवाया, फिर से हाइब्रिडाइजेशन करवाया, फिर से इनको इंडिपेंडेंटली ग्रो होने दिया। अब देखते हैं क्या हुआ। ये आपकी F2 जनरेशन की बात करें, जब F1 से हमने F2 बनाई, देखिएगा ध्यान से, ये प्लांट थे आपके, तो जब इनका हमने फिर से रिप्रोडक्शन हुआ, फिर से आए, तो इस कंडीशन में क्या बना कि हमको एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला। क्या मिला? बात करते कि 75% ऑफ प्लांट जो थे वो टॉल देखने को मिले, और 25% ऑफ प्लांट जो थे वो हमको शॉर्ट देखने को मिले। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके जीनोटाइप और फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या हो गए। फिनोटाइप से आप समझो तो जो फिजिकल आपको दिख रहा है, जो आपको विजिबल हो रहा है आंखों से, वो सारे कैरेक्टर बच्चों कहलाते हैं फिनोटाइपिक। ओके, और वो कैरेक्टर जो कि हमको विजिबल नहीं हो रहे, जो बॉडी के अंदर आए, इंटरनल आए, जीन्स में, डीएनए में मॉडिफिकेशन की वजह से, वो सारे कैरेक्टर बच्चों कहलाते हैं आपके जीनोटाइप। ओके, तो पहले हम फिनोटाइप पर बात कर लेते हैं। ओके, फिनोटाइप मींस आप समझिएगा इस चीज को कि फिजिकल अपैरेटस रेशियो क्या शो हो रहा है। तो ये हमने लिया टॉल और शॉर्ट, तो फर्स्ट में हमको टॉल मिला, जिसमें दोनों कैरेक्टर जो आपके कैपिटल टी है। सेकेंड में टॉल प्लांट मिला, पर एक जीन जो था वो ड्वार्फ का था और एक आपका शॉर्ट का था। थर्ड में अगर बात करें सेम। फोर्थ में जो हमको शॉर्ट प्लांट मिला, ठीक है, जो रेसेसिव कैरेक्टर है ये आपका, है ना, इसमें दोनों ही जीन स्मॉल टी होंगे, यानी दोनों ही ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब अगर फिनोटाइप की बात करें तो क्या होगा रेशियो कि 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट आपका शॉर्ट है, 3:1 का रेशियो हो गया। दिख रहा है? 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट शॉर्ट है, तो 3:1 का रेशियो हो गया। अब अगर बात जीनोटाइप की करें तो आप देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले कैपिटल टी जीन्स दोनों में सेम है, तो ये 1 रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिक्स वाले कितने हैं, तो ये भी मिक्स है और ये भी मिक्स है, तो 2:2 रेशियो हो जाएगा। उसका ड्वार्फ प्लांट कितना है? 1। तो जीनोटाइप 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, और फिनोटाइप अगर देखते हैं तो 3:1 का रेशियो, मीन 75% प्लांट जो है वो लॉन्गर होंगे और 25% प्लांट जो बने वो शॉर्ट बने फिनोटाइप कैरेक्टर के अंदर। और जीनोटाइप में 1:2 का रेशियो मिला, 1:1 है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते। ओके, तो पहली चीज तो ये कि ड्वार्फ प्लांट के लिए
जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो दोनों ही हमको ये चाहिए। पहली चीज तो हमको ये क्लियर हो गई। और टॉल प्लांट के लिए इससे बन जाएंगे कैपिटल टी आपका एक ड्वार्फ, और शॉर्ट मतलब कैपिटल टी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है टॉल के लिए, और अगर इसके साथ स्मॉल टी आ रहा तब भी हमको लॉन्ग प्लांट जो मिल जाएंगे, जबकि ड्वार्फ प्लांट के लिए दोनों ही हमको कैपिटल टी वाली कंडीशन चाहिए। ओके, यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। ओके, तो F1 से जब F2 जनरेशन बनी तो क्या रेशियो देखने को मिला कि 75% ऑफ प्लांट, फिनोटाइप की बात करें ना, वो जो टॉल थे और 25% ऑफ प्लांट शॉर्ट थे। अगर जीनोटाइप की बात करें तो मिक्स जो हुए वो 50% थे और 25% टॉल थे और 25% शॉर्ट थे। ओके, तो जीनोटाइप में रेशियो आएगा 1:2:1 का F2 जनरेशन के अंदर। ओके, तो जब उनका क्रॉस करवा रहे हैं तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, जो किसी कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल ये रिसेसिव, ये शॉर्ट ड्वार्फ है, जिसको दबा रहा है वो डोमिनेंट, और जो दब रहा है, जो सप्रेस हो रहा है, जो दिख नहीं पा रहा है, वो बच्चों का आपका रिसेसिव। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने कलर को लेकर भी सेम किया। F1 जनरेशन में हमको सारे ही आपको मिक्स होने के बाद भी क्या मिले, सारे ही जो कलर था वो आपको ये पर्पल कलर मिला। अगर F2 जनरेशन की बात करें तो वही रेशियो मिलेगा 3:1 का। 3:1 का जीनोटाइपिक रेशियो है, और 1:2:1 ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो सेम है जैसे हमने हाइट को लेकर किया था, सेम क्रॉस हमने कलर को लेकर भी किया, तब भी हमको सेम ही रिजल्ट देखने को बच्चों क्या है हमारे यहाँ पर अकर हुआ है। आगे बढ़ते। ये रिंकल्ड सीड और आपके जो आपके राउंडेड सीड है उनको लेकर भी किया, तो लगभग सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता है। F1 जनरेशन में मिक्स होने के बाद भी चेंजेस नहीं होते हैं। F2 जनरेशन में 1:2:1 का चेंजेस आते हैं, जिसमें 75% जो होंगे आपके वो डोमिनेंट होंगे, 25% जो रेसेसिव कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। वही चीज इसको आगे हम डिस्कस किया राउंड और रिंकल्ड शेप के सीड के साथ भी सेम कैरेक्टर को लेकर। अब बात करते हैं हम डीएनए से क्या होते हैं। ओके, डीएनए एक इंफॉर्मेशन है जिसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, आपके अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनते हैं, और इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही सेल की, न्यूक्लियस की, और क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है जो अपने पास सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। बच्चों बात करते हैं A section of DNA that provide information for one protein is called gene। वो डीएनए का वो सेक्शन या वो पीस जो किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, पर्टिकुलर जीन के बारे में, डीएनए के बारे में जीन का इंफॉर्मेशन, उसको हम प्रोटीन को डीएनए या जीन प्रोटीन बोलेंगे। एक बार देखिएगा, a section of DNA that provide information for one protein, वो डीएनए का वो सेक्शन जो हमको किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस प्रोटीन को हम लोग जीन बोलते हैं, और ये जीन उस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। बात करते हैं जीन्स कंट्रोल ट्रेट। जो जीन्स होते हैं वो ट्रेट को कंट्रोल करेंगे कि ट्रेट में कौन सा कैरेक्टर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, और प्लांट हाइट डिपेंड ऑन ग्रोथ हार्मोन, ठीक, ऑलरेडी बात कर चुके। इट्स सिंथेसाइज्ड ड्यू टू एंजाइम प्रोटीन। दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द जीन। और ये एंजाइम किसकी वजह सिंथेसाइज होगा, तो जीन की वजह से बच्चों सिंथेसाइज होगा ये एंजाइम। ओके, अब बात करते हैं हम लोग हाउ डू ट्रेट एक्सप्रेस। एक चीज होता है लिंकेज, एक वर्ड होता है। तो एक चीज अगर मान लो कि हम लोग हाइट वाले अगर हम लोग हाइट वाले जीन की बात करें ना, जैसे कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था, और यहीं पर हम राउंड वाले जीन्स की बात करें सीड के, उसके लिए राउंडेड रिंकल, तो ये दोनों ही जीन एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करेंगे। मींस क्या होगा कि एक दूसरे को डोमिनेंट रेसेसिव नहीं करेंगे। एक चीज जानना कि सेम कैरेक्टर वाला जीन सिर्फ सेम कैरेक्टर को ही सप्रेस कर पाएगा या डोमिनेंट कर पाएगा। हाइट वाला हाइट को ही करे, ऐसा नहीं कि वो कलर को अफेक्ट करेगा, उसके लिए अलग जीन वर्क करेंगे, या उसके सीड को अफेक्ट करेगा, उसके लिए अलग जीन अफेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि लिंकेज में क्या होगा, सेम टाइप के जो जीन की कॉपीज बन रही है वो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर को ही अफेक्ट करेंगे, और दूसरे कैरेक्टर से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। पहली बात।
दूसरी बात करते हैं, ये मान लो राउंड शेप्ड और येलो, ये आपके येलो कलर है, तो ये इंडिपेंडेंटली दिखेंगे क्योंकि एक का काम है सीड को राउंड या रिंकल्ड बनाना और एक का काम है सीड के कलर को डिसाइड करना। दोनों ही काम अलग अलग है, तो दोनों ही इंडिपेंडेंटली शो होगा, एक दूसरे को सरप्राइज नहीं करेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वो एक कैरेक्टर जो होगा सेम, वो एक ही कैरेक्टर के लिए काम करेंगे सेम टाइम ऑफ जीन। या जो डोमिनेंट कर रहा है या जो रिसेसिव हो रहा है वो सेम कैरेक्टर वाले जीन से डीएनए ही होंगे, उसमें दूसरे कैरेक्टर के जीन या डीएनए आने पर ही वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो इंडिपेंडेंटली शो होगा। आगे बात करते हैं। ओके वही चीज लिखी है आपकी जो हम बात करी थी मेल फीमेल के बारे में। चलो ह्यूमन के बारे में बात, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। होता क्या है, कैसे क्या वर्क हो रहा है। द ईच सेल हैज 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, हर सेल के पास क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होगी, इसमें एक मेल यानी पैटर्नल होगा और एक फीमेल यानी मैटरनल पेरेंट होगा। ओके, और यही किसी ऑर्गेनिजम्स का जो है जेंडर डिसाइड करते हैं। ओके, दूसरी चीज है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम स्नेल होता है। स्नेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से, ध्यान से सुनिएगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। क्यों, समझिएगा। उसके पास दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, हर ऑर्गेनिजम्स के पास। ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म डिसाइड कर सकता है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म उनको बनाना है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। इनमें मीट भी होगा, ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल एक्टिविटी भी होगी, बट एट द सेम टाइम अकेला ऑर्गेनिज्म या सिंगल ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल है किसी न्यू स्नेल को बर्थ देने के लिए। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सेम रूल रिप्रोडक्शन में भी हमको देखने को मिलेगा। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स बात करते हैं। हम सभी को पता है कि फीमेल के पास जो लास्ट क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें दोनों एक्स होंगे और मेल के पास एक एक्स और वाई होगा, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफस्प्रिंग का फीमेल होना या मेल होना, उसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही क्रोमोसोम बच्चों एक्स है। अगर इस मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम से मिल रहा है तो होने वाली ऑफस्प्रिंग जो होगी वो फीमेल चाइल्ड होगी, और अगर इस मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम से मिल रहा है तो होने वाली ऑफस्प्रिंग जो होगी वो मेल चाइल्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर उन ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में भी ये चीज नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम फ्यूज करेगा मेल का, बट हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेल और फीमेल चाइल्ड होने के लिए हम लोग फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जो कि बिल्कुल ही मिथ है, गलत है। रियलिटी ये है कि मेल या फीमेल चाइल्ड होने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और दूसरी चीज, मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर, ठीक है। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड 22 सच पेयर्स, बट वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम नॉट ऑलवेज परफेक्ट पेयर। ओके, तो 22 पेयर तो मेल फीमेल के कॉपीज होती है, सेम होते, तो वो तो हो जाता है, बट लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है वो ऑलवेज परफेक्ट होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल के मेल के एक्स से मिलेगा या वाई से मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कॉपीज लास्ट का जो क्रोमोसोम उनको भी परफेक्ट मैच नहीं होता है, वो पेयर कॉल्ड एक्स, बट मेन है वो मिसमैच पेयर, ठीक है। मेन का मिसमैच होता है जबकि फीमेल में मैच पेयर है। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि होने वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल चाइल्ड होगी या फीमेल चाइल्ड होगी। तो इसके लिए देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल मेल होते हैं, ना कि फीमेल होती है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर होता है बच्चों। और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लोग हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।